Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Zainab Fatma and I'll be teaching you science. हम कर रहे थे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 10 which is about the solar system. आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 6 which is the last question of your textbook exercise. तो आइए शुरू करते हैं. So क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है What is an eclipse? Eclipse किसको कहते हैं? Eclipse जिसको हम उर्दू में ग्रहण कहते हैं वो दो तरह का होता है. पहले तो eclipse का मतलब ये है कि एक प्लैनेट जो है वो दूसरे प्लैनेट की लाइट ब्लॉक कर रहा है. ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये लाइट आ रही है हमारे सूरज से. सूरज से आती हुई लाइट को अगर कोई प्लैनेट ब्लॉक कर देगा और दूसरे प्लैनेट तक वो लाइट नहीं पहुंचने देगा तो उसको हम कहेंगे इक्लिप्स. आपके चैप्टर में हमने दो तरह के इक्लिप्स पढ़े हैं, एक है लूनर, दूसरा है सोलर इक्लिप्स. अगर तो सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है, सूरज के सामने चांद आ जाता है और अर्थ तक रोशनी नहीं पहुंचती तो हम इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स. इसके बरअक्स अगर हम देखें कि अर्थ प्लैनेट, हमारा प्लैनेट अगर मून और सन के बीच में आ जाए तो इसको हम कहेंगे लूनर इक्लिप्स, क्योंकि मून की लाइट अब ब्लॉक हो गई है और मून हमें नजर नहीं आएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा. यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी गई है पहले हम उसको रीड कर लेते हैं. An eclipse takes place when one planet or moon blocks off the light from another planet. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्लिप्स मतलब ग्रहण तब होगा जब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट की लाइट ब्लॉक कर देगा. ये वो लाइट है जो कि यहाँ लिखी गई है, ये वो लाइट है जो कि सूरज से आ रही है. मतलब सूरज से आती हुई रोशनी को एक प्लैनेट ने ब्लॉक कर दिया और वो इस तरह के वो सूरज के और उस प्लैनेट के जहां तक रोशनी पहुंच रही थी उसके बीच में आ गया. जब वो प्लैनेट उसके बीच में आ जाएगा तो सूरज की रोशनी उस प्लैनेट तक नहीं पहुंचेगी और हम इसको कहेंगे इक्लिप्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो सूरज के ऊपर ग्रहण आता है या चांद के ऊपर, which we call a solar eclipse या फिर a lunar eclipse. आगे जाके हम डायग्राम के साथ भी पढ़ेंगे कि ये किस तरह से होता है. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. That is saying explain why the moon appears as a disk surrounded by a halo of bright light. ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब भी हमारा सूरज ग्रहण होता है तब आपने देखा है कि सूरज के सामने एक काली मतलब डार्क कलर की डिस्क आ जाती है. एक्चुअली ये जो डिस्क सूरज के सामने आती है और उसकी लाइट को ब्लॉक करती है, ये है हमारा मून. मून तो वैसे अपेरेंटली उस तरह का नहीं होता, फिर हमें क्यों वो एक डार्क डिस्क की शक्ल का नजर आता है. यहाँ लिखा है एक्सप्लेन व्हाई द मून अपीयर्स एज अ डिस्क सराउंडेड बाय अ हैलो ऑफ ब्राइट लाइट. अब हमें डिस्क नजर आती है मगर डिस्क के इर्द गिर्द मतलब बिल्कुल बाउंड्री पे एक हैलो ऑफ ब्राइट लाइट होती है, या आप ये समझ लें कि जो उसकी बाउंड्री है वो बहुत ब्राइट लाइट की होती है. वो क्यों होती है मैं आपको अभी समझाऊंगी. पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो ये कि जो चांद है उसका जो साइज है वो सूरज से बहुत छोटा है, फिर वो कैसे सूरज की तमाम लाइट को ब्लॉक करता है? स्टूडेंट्स, वो इसीलिए होता है क्योंकि जो सूरज है वो अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है, जबकि जो हमारा मून है चांद वो हमारे अर्थ के बहुत पास है. जब कोई चीज करीब होती है तो उसका साइज अपेरेंटली बड़ा नजर आता है. बिल्कुल ये होता है मून के साथ, मतलब हमारे चांद के साथ. वो ये करता है कि वो जब सूरज और अर्थ के बीच में आ जाता है तो सूरज की तकरीबन सारी लाइट ब्लॉक कर देता है, और ये जो ब्राइट लाइट की बाउंड्री हमारे सामने आती है वो इसीलिए होती है क्योंकि जो सूरज की रोशनी है ब्लॉक होते हुए उसकी बिल्कुल बाउंड्रीज एजेस से बाहर आ रही होती है. एक दफा हम रीड भी कर लेते हैं आंसर को. As the moon orbits the earth, it sometimes passes between the earth and the sun. यहाँ वही लिखा है जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा चांद है वो आ जाता है सूरज और अर्थ के बीच में. अब पहले हमने दो तरह की मूवमेंट्स को पढ़ा. एक मूवमेंट थी हमारे अर्थ की, हमारे प्लैनेट की, अराउंड द सन. हमारा जो प्लैनेट है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है. एक थी ये मूवमेंट. सेकंड मूवमेंट थी अर्थ की अराउंड इट्स एक्सिस. अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर भी मूव करता है, रोटेट करता है. अब यहाँ एक और मूवमेंट है जिससे आप इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं. ये मूवमेंट है मून की. मून जो है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट, क्योंकि वो लगातार
हमारे प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। जिस तरह हमारा अर्थ सूरज के इर्द गिर्द राउंड लेता है, बिल्कुल उसी तरह हमारा चांद मतलब मून राउंड लेता है अराउंड द अर्थ। ये राउंड जो है कभी ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है कि जो राउंड है वो इस तरह से होता है कि जो हमारा चांद है वो सूरज और अर्थ के बीच में आ जाता है। दैट इज व्हेन अ सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस। तो आपको ये बात तो समझ आ गई, मगर मैं चाहती हूँ कि एक दफा हम डायग्राम के थ्रू भी ये प्रोसेस समझ लें। तो आइए देखते हैं डायग्राम को। अब आपके सामने बनाई गई है एक डायग्राम व्हिच इज द सन। सन के साथ है बिल्कुल हमारा अर्थ, और अर्थ और सन के बीच में मैंने बनाया है मून। अब आप यहाँ साइज के फर्क को देख सकते हैं। सबसे बड़ा साइज होता है हमारे सन का, उसके बाद अर्थ जो है उसका साइज बड़ा होता है, और सबसे छोटा साइज है मून का, जैसा कि आपके सामने बना हुआ है। अब ये जो मून है छोटे साइज का होने के बावजूद, क्योंकि हमारे अर्थ के बहुत करीब है, इसीलिए ये तमाम लाइट बहुत आसानी से ब्लॉक कर देता है। यहाँ जो मैंने रेड लाइंस बनाई, दैट इंडिकेट द लाइट कमिंग फ्रॉम सन। सन की जो लाइट आ रही है वो बिल्कुल इसी तरह जाके मीट कर जाती है हमारे अर्थ के साथ। मगर यहाँ आपने देखा कि जो यूजुअल रे ऑफ लाइट थी जो कि हमारे अर्थ तक पहुंचती थी, उसके बीच में आ चुका है हमारा मून, और बिल्कुल इसीलिए जो टोटल सन की लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है। जब ये सन की लाइट ब्लॉक हो जाती है तो हम इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। यहाँ आपके इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लिखा गया है, लाइट फ्रॉम द सन इज हिडन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लाइट है इट इज नाउ हिडन बिहाइंड द मून। इसका मतलब कि जो लाइट थी ये मून के बिल्कुल पीछे रुक गई है और अर्थ तक नहीं पहुंच रही, एंड द मून विल अपीयर एज अ डार्क डिस्क। और हमें जो मून है वो नजर आएगा एज अ ब्लैक कलर्ड डिस्क इन फ्रंट ऑफ आवर सन। इसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने आंसर को नोट डाउन नहीं किया तो इस वीडियो को रिवाइंड करें और जल्दी से आंसर नोट डाउन करके वापस आएं। वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं कि यहाँ क्या हमसे पूछा गया है। Explain why lunar eclipse does not occur every month. Lunar eclipse क्या था? अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह के इक्लिप्स मतलब ग्रहण होते हैं। एक तो है वो जिसको हम कहते हैं सूरज ग्रहण, और हमने अभी यहाँ डिस्कस भी किया। यहाँ पे सूरज की रोशनी अर्थ तक नहीं पहुंचती और हमारे पास सूरज ग्रहण होता है। अब यहाँ पर अगर अर्थ आ जाए मून की जगह और मून आ जाए अर्थ की जगह तो हमारे पास होगा लूनर इक्लिप्स। हमसे यह पूछा गया है कि जो लूनर इक्लिप्स होता है इट डज नॉट अकर एवरी मंथ। वो हर मंथ क्यों नहीं टेक प्लेस करता, मतलब हर महीने हमारा चांद ग्रहण क्यों नहीं लगता, उसकी क्या वजह है, पहले हम रीड आउट करेंगे आंसर को। द मून्स पाथ अराउंड द अर्थ इज टिल्टेड, therefore the moon can be behind the earth but still get hit by sunlight। यहाँ लिखा गया है कि जो मून की पाथ है अराउंड द अर्थ वो थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड कहते हैं टेढ़े को। इसका मतलब कि दो तरह की पाथ्स मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की थी। एक तो अर्थ की पाथ है अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, मगर उसकी ये पाथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। दूसरी पाथ है हमारे मून की। ये मून जो है इसने इर्द गिर्द चक्कर काटना है हमारे अर्थ के, मगर ये जो इसकी पाथ है ये स्ट्रेट नहीं होती। जो पाथ है वो टिल्टेड होती है, मतलब वो बिल्कुल इस तरह से चक्कर नहीं काटेगा, वो थोड़ा टेढ़ा करके इस तरह से चक्कर काटेगा। अब जब हमारी पाथ टेढ़ी हो गई तो उससे एक फायदा ये हुआ कि अगर तो अर्थ इधर मौजूद है बीच में और मून इधर मौजूद है और मून की जो पाथ है वो टेढ़ी है लाइक दिस, तो होगा ये कि इस तरह मूव करते हुए भी वो अर्थ के पीछे होने के बावजूद सूरज की रोशनी ले सकता है। पूरी तरह से वो रोशनी ना भी ले मगर सनलाइट किसी ना किसी हद तक उस तक पहुंच जाएगी। यही फायदा होता है ऑफ दिस टिल्टेड पाथ जो कि हमारी नेचर में खुदा ने बनाई है। अब आपने देखा दैट द मून्स पाथ अराउंड द अर्थ इज टिल्टेड। जो हमारी मून की चांद की जो पाथ है, जो उसका रास्ता है जिसपे उसने राउंड लेने हैं हमारी दुनिया के इर्द गिर्द, मतलब
अर्थ के इर्द गिर्द उसने जो राउंड लेने हैं, वो जो पाथ है वो टेढ़ा है, मतलब टिल्टेड पाथ है। ये टिल्टेड पाथ होने की वजह से ये होता है कि अगर वो अर्थ के पीछे भी मौजूद हो तब भी उस तक सूरज की रोशनी पहुंच जाती है। और बहुत ही कम ऐसा होता है कोइंसिडेंस से कि हमारा जो अर्थ है वो टोटली सन की लाइट को ब्लॉक कर दे। इसीलिए बहुत रेयर हमारा ल्यूनर इक्लिप्स हमें नजर आता है। सो दिस वाज द आंसर टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने आंसर को नोट डाउन नहीं किया तो अब आपके पास बहुत टाइम है। इस लेक्चर के बाद जाके जितने भी आंसर्स आपके नोट डाउन होने वाले रह गए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज वी आर डन विद द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 10 व्हिच वाज अबाउट द सोलर सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।